अगर आज से कुछ साल बाद यूरोप में गर्मियां गायब होने लगें, लंदन में सर्दियों में -20 डिग्री तापमान हो और फ्रांस, जर्मनी जैसे देश बर्फ से ढक जाएं, तो इसका कारण कोई युद्ध नहीं होगा, कोई उल्कापिंड नहीं होगा, बल्कि समुद्र के भीतर चलने वाली एक अदृश्य मशीन होगी। एक ऐसी व्यवस्था जो चुपचाप पूरी पृथ्वी का तापमान तय करती है। इसका नाम है AMOC, यानी एटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। नाम सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा है। यह एक ओशन करंट सिस्टम है जो अटलांटिक ओशन के अंदर गर्म और ठंडे पानी को एक तय रास्ते पर घुमाता रहता है। यही सिस्टम तय करता है कि यूरोप इतना ठंडा क्यों नहीं है, कि बारिश कहाँ होगी और दुनिया का मौसम संतुलन में क्यों रहता है। धरती पर समुद्र सिर्फ पानी का भंडार नहीं है, समुद्र एक चलती हुई मशीन है और AMOC इस मशीन का सबसे अहम हिस्सा है। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। धरती के पास सूरज की गर्मी हर जगह बराबर नहीं पड़ती। इक्वेटर के पास ज्यादा गर्मी होती है और पोल्स के पास बहुत कम। अगर यह गर्मी वहीं रुक जाए तो इक्वेटर जल जाएगा और पोल्स पूरी तरह जम जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि समुद्र गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अटलांटिक ओशन में इक्वेटर के पास पानी बहुत गर्म हो जाता है। यह गर्म पानी हल्का होता है, इसलिए ऊपर ही ऊपर बहता है और नॉर्थ अटलांटिक की तरफ बढ़ता है। यही गर्म पानी यूरोप के पास पहुंचकर हवा को भी गर्म कर देता है। इसी वजह से यूरोप उतना ठंडा नहीं है जितना होना चाहिए। अब यहाँ एक जरूरी बात आती है। जब यही पानी ग्रीनलैंड और आर्कटिक के पास पहुंचता है तो वहाँ का ठंडा मौसम इसे ठंडा कर देता है। जब पानी ठंडा होता है और उसमें नमक ज्यादा होता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। वह सतह पर नहीं टिकता, वह गहराइयों में चला जाता है। यही सिंकिंग प्रोसेस AMOC का असली इंजन है। नॉर्थ अटलांटिक वह जगह है जहां यह डूबना सबसे ताकतवर होता है। यहीं से जन्म लेती है समुद्र की एक गहरी धारा जो सतह से कटकर डीप ओशन में दक्षिण की ओर लौटती है। यह डीप करंट तेज नहीं होती, लेकिन लगातार चलती रहती है और सालों में पूरे ग्रह के महासागरों में अपनी ठंडक और ऊर्जा फैला देती है। यही साइकिल हजारों सालों से बिना रुके चल रही है। गर्म पानी ऊपर जाता है, ठंडा पानी नीचे लौटता है। इसी को कहते हैं ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। अगर यह बेल्ट चलती है तो धरती का क्लाइमेट संतुलन में रहता है। अगर यह बेल्ट धीमी होती है तो मौसम बिगड़ने लगता है और अगर यह बेल्ट टूट जाए तो कहानी बहुत खतरनाक हो जाती है। अब यहाँ सबसे जरूरी सवाल आता है, AMOC कोलैप्स होता क्या है? कोलैप्स का मतलब ये नहीं कि एक दिन अचानक सब कुछ रुक जाएगा। यह उस पल की कहानी है जब कोई सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी खोने लगता है। यह कोई स्विच नहीं है जो ऑन से ऑफ हो जाए। AMOC कोई मशीन नहीं, एक जटिल सिस्टम है। और सिस्टम्स टूटते नहीं, वे चुपचाप धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाते हैं। पहले इसकी स्पीड कम होती है, फिर यह अनस्टेबल हो जाता है, फिर एक पॉइंट आता है जहां यह खुद को संभाल नहीं पाता। इसे कहते हैं टिपिंग पॉइंट। उस पॉइंट के बाद सिस्टम अपने आप पुरानी हालत में वापस नहीं आ पाता। यही असली खतरा है। अब समझते हैं कि AMOC को चलाने में सबसे जरूरी चीज क्या है। उत्तर है नमक और ठंड। नॉर्थ अटलांटिक में पानी जितना ज्यादा सॉल्टी और ठंडा होगा उतना ज्यादा भारी होगा और उतनी ही आसानी से नीचे डूबेगा। यही सिंकिंग AMOC का इंजन है। लेकिन अगर पानी कम सॉल्टी हो जाए तो वह चाहे कितना भी ठंडा हो नीचे नहीं डूबेगा, और अगर पानी नहीं डूबेगा तो सर्कुलेशन टूटने लगेगी। अब सवाल यह है, अटलांटिक का पानी कम सॉल्टी कैसे हो रहा है? इसका जवाब है ग्रीनलैंड की बर्फ। ग्रीनलैंड पर लाखों सालों से जमी हुई बर्फ आज तेजी से पिघल रही है। जब यह बर्फ पिघलती है तो यह फ्रेश वाटर बनकर नॉर्थ अटलांटिक में गिरती है। फ्रेश वाटर में नमक नहीं होता। जब बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर समुद्र में मिल जाता है तो समुद्र का सॉल्ट बैलेंस बिगड़ जाता है। नॉर्थ अटलांटिक का पानी हल्का होने लगता है और हल्का पानी डूबता नहीं। यहीं से AMOC की दिक्कत शुरू होती है। यह कोई अनुमान नहीं है, यह कोई डर फैलाने वाली बात नहीं है। वैज्ञानिकों ने डायरेक्ट मेजरमेंट से देखा है कि नॉर्थ अटलांटिक में फ्रेश वाटर लगातार बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड से हर साल हजारों अरब टन बर्फ समुद्र में जा रही है और यह प्रोसेस हर साल तेज हो रही है। AMOC अभी रुकी नहीं है, लेकिन वह पहली जैसी मजबूत भी नहीं है। कई स्टडीज के मुताबिक यह सिस्टम कम से कम पिछले 1000 सालों में अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझनी होगी। धरती का क्लाइमेट हमेशा धीरे धीरे नहीं बदलता। कभी कभी छोटा सा बदलाव बहुत बड़े नतीजे ला देता है। जैसे गिलास में पानी भरते जाओ, एक सीमा तक सब ठीक लगता है, लेकिन एक बूंद और पूरा पानी बाहर गिर जाता है। AMOC भी ऐसा ही सिस्टम है। जब तक यह चल रही है सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जिस दिन यह टिपिंग पॉइंट पार करती है उसके बाद परिवर्तन बहुत तेज होंगे और सबसे पहले असर पड़ेगा यूरोप पर।
लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। असल सवाल ये नहीं है कि यूरोप ठंडा होगा या नहीं। असल सवाल ये है कि जब अटलांटिक की यह इंजन कमजोर होगी तो पूरी दुनिया का मौसम संतुलन कैसे टूटेगा, और इससे भारत के मॉनसून, अफ्रीका की बारिश, अमेरिका के स्टॉर्म्स और ग्लोबल फूड सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा। यहीं से AMOC कोलैप्स एक रीजनल प्रॉब्लम नहीं रह जाता बल्कि एक ग्लोबल क्राइसिस बन जाता है, क्योंकि जब यह अदृश्य मशीन कमजोर पड़ती है तो उसका असर किसी एक समुद्र तक सीमित नहीं रहता। इतिहास में ऐसा हो चुका है जब समुद्र की यही व्यवस्था लड़खड़ाई और पूरी धरती का मौसम पलट गया। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ऐसा फिर से हो सकता है? इसका जवाब है हाँ, और यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ। हजारों साल पहले जब इंसान खेती करना सीख ही रहा था, जब सभ्यताएं पैदा हो रही थी, तभी धरती ने ऐसा दौर देखा जहां मौसम कुछ ही दशकों में पूरी तरह बदल गया। इस घटना को आज वैज्ञानिक यंगर ड्राइज के नाम से जानते हैं। करीब 12,900 साल पहले धरती धीरे धीरे एक आइस एज से बाहर निकल रही थी। तापमान बढ़ रहा था, बर्फ पिघल रही थी और मौसम पहले से बेहतर हो रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने यह प्रक्रिया अचानक उलट दी। कुछ ही दशकों के भीतर यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक के आसपास तापमान तेजी से गिर गया। जहां पहले घास और पेड़ उग रहे थे वहां बर्फ लौट आई। यह ठंड सैकड़ों साल तक बनी रही और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, यह बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेज हुआ। साइंटिस्ट को शुरू में यकीन नहीं हुआ, इतना बड़ा क्लाइमेट शिफ्ट इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। लेकिन फिर एविडेंस सामने आने लगे। ग्रीनलैंड की बर्फ में ड्रिल्ड किए गए आइस कोर्स ने साफ दिखाया कि तापमान में गिरावट कुछ दशकों के अंदर हुई थी। ट्री रिंग्स, लेक सेडिमेंट्स और ओशन फ्लोर की लेयर्स सबने एक ही कहानी कही। कुछ ऐसा हुआ था जिसने नॉर्थ अटलांटिक को अचानक ठंडा कर दिया। अब सवाल था, आखिर कारण क्या था? शुरुआत में कई थ्योरीज आईं। कोई कॉमेट की बात करता रहा, कोई वॉल्केनोज की। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, एक एक्सप्लेनेशन सबसे मजबूत बनती चली गई, और वह एक्सप्लेनेशन AMOC से जुड़ी थी। आइस एज के खत्म होते समय नॉर्थ अमेरिका के ऊपर लॉरेंटाइड नाम का एक विशाल आइस शीट मौजूद था। जब यह बर्फ पिघली तो उसने बहुत बड़ी मात्रा में फ्रेश वाटर अटलांटिक ओशन में छोड़ दिया। यह फ्रेश वाटर नॉर्थ अटलांटिक में फैल गया, ठीक वैसे ही जैसे आज ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलकर फैल रही है। उस समय भी फ्रेश वाटर ने समुद्र के सॉल्ट बैलेंस को बिगाड़ दिया। पानी हल्का हो गया, डूबना बंद हो गया, और जैसे ही नॉर्थ अटलांटिक में पानी का सिंकिंग कमजोर पड़ा, AMOC की पूरी सर्कुलेशन धीमी पड़ गई। AMOC के धीमे पड़ते ही इक्वेटर से आने वाली गर्मी यूरोप तक पहुंचना कम हो गई। कुछ ही दशकों में पूरा रीजन काफी ठंडा हो गया। यह बदलाव इतना तेज था कि पौधे और जानवर उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पाए। कई स्पीशीज खत्म हो गईं। इंसानी ग्रुप्स जिन्होंने खेती शुरू की थी, उन्हें फिर से हंटर गैदरर लाइफ अपनानी पड़ी। यंगर ड्राइज लगभग 1200 साल तक चला और फिर बिल्कुल उसी तरह जैसे यह शुरू हुआ था, यह खत्म भी हुआ। फ्रेश वाटर का फ्लो कम हुआ, सॉल्ट बैलेंस लौटा और AMOC ने फिर से अपनी ताकत पकड़ी। क्लाइमेट फिर से गर्म होने लगा। लेकिन इस घटना ने एक बात साफ कर दी, धरती का क्लाइमेट हमेशा धीरे नहीं बदलता। कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो थ्रेशोल्ड पार करते ही अचानक पलट जाते हैं। AMOC उन्हीं सिस्टम्स में से एक है। अब यहाँ आज की स्थिति को समझना जरूरी है। आज हम फिर से वैसी ही हालत बना रहे हैं। ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है। नॉर्थ अटलांटिक में फ्रेश वाटर लगातार बढ़ रहा है। साइंटिस्ट देख रहे हैं कि जहां पहले पानी डूबता था, अब वह डूबने में ज्यादा समय ले रहा है। AMOC अभी चल रही है, लेकिन उसकी स्पीड पहले से कम है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज दिख रहा पैटर्न यंगर ड्राइज से पहले की स्थिति से खतरनाक रूप से मिलता जुलता है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि आज की दुनिया कहीं ज्यादा जटिल है। आज अरबों लोग स्टेबल क्लाइमेट पर निर्भर हैं। फार्मिंग सिस्टम्स, सिटीज, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, फूड सप्लाई चेन्स, सब कुछ मौसम के संतुलन पर टिका है। अगर AMOC जैसी सिस्टम फिर से अनस्टेबल होती है तो असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि AMOC सिर्फ अटलांटिक तक सीमित नहीं है, यह पूरी दुनिया के ओशन सर्कुलेशन से जुड़ी है। अगर अटलांटिक में बैलेंस बिगड़ा तो पैसिफिक और इंडियन ओशन भी उसका जवाब देंगे, और यहीं से मॉनसून सिस्टम्स, रेनफॉल पैटर्न्स और स्टॉर्म्स का बिहेवियर बदलने लगेगा। लेकिन यह सब अचानक एक दिन में नहीं होगा। पहले छोटे सिग्नल्स आएंगे, अनयूजुअल कोल्ड विंटर्स, अनएक्सपेक्टेड हीट वेव्स, रेनफॉल का पैटर्न बदलना, और जब ये सिग्नल्स एक साथ आने लगेंगे तब समझना होगा कि सिस्टम खतरे में है। यही कारण है कि साइंटिस्ट्स आज AMOC को लेकर इतने सीरियस हैं। अब अगला सवाल ये है, अगर AMOC और कमजोर हुई तो इसका असर दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर कैसे पड़ेगा? क्या यूरोप ही सबसे ज्यादा प्रभावित होगा या फिर इंडिया, अफ्रीका और अमेरिका भी? और सबसे अहम सवाल, क्या यह सब हमारी आंखों के सामने शुरू हो चुका है?
इसका जवाब साफ है, AMOC कोई लोकल करंट नहीं है, यह पूरी पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम से जुड़ी हुई है। अगर यह बिगड़ती है तो असर हर उस जगह पर पड़ेगा जहां मौसम और समुद्र इंसानी जिंदगी को सहारा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की, क्योंकि असर वहीं सबसे तेज दिखेगा। आज यूरोप जिस लैटिट्यूड पर मौजूद है, उसी लैटिट्यूड पर कनाडा और साइबेरिया कहीं ज्यादा ठंडे हैं। यूरोप रहने लायक इसलिए है क्योंकि AMOC अटलांटिक से गर्मी खींचकर वहां तक पहुंचाती है। अगर यह गर्मी आनी कम हो गई तो यूरोप का मौसम धीरे धीरे कनाडा जैसा होने लगेगा। सर्दियां लंबी होंगी, गर्मियां छोटी और ठंडी होंगी और कई जगहों पर बर्फ महीनों तक जमी रह सकती है। यह बदलाव एक झटके में नहीं आएगा, लेकिन एक बार शुरू हुआ तो वापस पलटना मुश्किल होगा। अब नॉर्थ अमेरिका की बात करें। AMOC कमजोर होने पर अटलांटिक का गर्म पानी अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के पास जमा होने लगता है, जिससे सी लेवल अचानक बढ़ सकता है। स्टॉर्म्स ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं और मौसम ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। कभी अचानक एक्सट्रीम कोल्ड, कभी इंटेंस हीट, कभी बहुत ज्यादा बारिश। अब बात करते हैं उन इलाकों की जो सीधे AMOC से दूर लगते हैं, लेकिन असल में उससे जुड़े हुए हैं, जैसे अफ्रीका और साउथ अमेरिका। AMOC कमजोर हुई तो ट्रॉपिकल रीजन्स में रेनफॉल का पैटर्न बदल जाएगा। कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होगी और कुछ में लंबे सूखे पड़ सकते हैं। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, भारत का मॉनसून सीधे ओशन सर्कुलेशन पर निर्भर करता है। अटलांटिक, इंडियन ओशन और पैसिफिक एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम्स हैं। अगर अटलांटिक में बैलेंस बिगड़ा तो उसका असर इंडियन ओशन तक पहुंचेगा। मॉनसून का टाइमिंग बदल सकता है, बारिश देर से आ सकती है या बहुत तेज होकर कम समय में गिर सकती है। खेती पर इसका सीधा असर पड़ेगा और जब खेती प्रभावित होती है तो फूड सप्लाई, प्राइसेस और सोशल स्टेबिलिटी सब हिलने लगते हैं। अब ओशंस के अंदर झांकते हैं। AMOC सिर्फ हीट नहीं ले जाती, यह न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी डीप ओशन में पहुंचाती है। अगर सर्कुलेशन धीमी हुई तो ओशन के कुछ हिस्सों में ऑक्सीजन कम होने लगेगी, मरीन लाइफ प्रभावित होगी, फिश पॉपुलेशन बदलेगी, कुछ स्पीशीज गायब हो सकती हैं। कोस्टल कम्युनिटीज जिनकी जिंदगी समुद्र पर टिकी है, सबसे पहले असर महसूस करेंगी। अब यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। AMOC कोलैप्स का मतलब ये नहीं है कि पूरी धरती एक जैसी ठंडी हो जाएगी। कुछ जगह ठंडी होंगी, कुछ जगह ज्यादा गर्म, लेकिन सबसे खतरनाक चीज होगी अस्थिरता। मौसम प्रिडिक्टेबल नहीं रहेगा और इंसानी सभ्यता प्रिडिक्टेबिलिटी पर ही चलती है। हम यह मानकर फसल उगाते हैं कि बारिश आएगी, हम यह मानकर शहर बनाते हैं कि समुद्र अचानक चढ़ नहीं आएगा। अगर यह भरोसा टूटता है तो प्रॉब्लम्स सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं रहती, सोशल और पॉलिटिकल बन जाती हैं। माइग्रेन बढ़ती है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, रिसोर्सेस के लिए लड़ाई शुरू होती है। अब सवाल यह है, क्या वैज्ञानिक इसे लेकर श्योर है? वैज्ञानिक ये नहीं कह रहे कि AMOC कल बंद हो जाएगी, लेकिन वे यह जरूर कह रहे हैं कि सिस्टम कमजोर हो रही है और यह खतरे की घंटी है। डायरेक्ट मेजरमेंट्स, सैटेलाइट डेटा, ओशन सैलिनिटी पैटर्न्स सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। AMOC पहले जैसी स्टेबल नहीं है। अब अगला सवाल, क्या इसे रोका जा सकता है? पूरी तरह रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रीनलैंड की बर्फ जो पिघल चुकी है वो वापस नहीं जमेगी, लेकिन प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करना, ग्लोबल वार्मिंग को सीमित रखना, यही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन ओशन जैसे सिस्टम्स को कंट्रोल करना इंसान के बस की बात नहीं। हम सिर्फ डैमेज को कम कर सकते हैं। अब यहाँ कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है। AMOC कोलैप्स कोई फ्यूचर फैंटेसी नहीं है, यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। यह हमें यह नहीं बताती कि दुनिया खत्म हो जाएगी, यह हमें यह बताती है कि धरती के बड़े सिस्टम्स हमारी एक्शंस को नोटिस कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर के बाद अब ओशंस भी बदल रहे हैं, और ओशंस जब बदलते हैं तो उनकी भाषा धीमी होती है, लेकिन असर बहुत विशाल। आज जो चेंजेस हो रहे हैं उनका पूरा असर हम नहीं, हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। लेकिन वार्निंग अभी मिल रही है। AMOC एक वार्निंग है। यह बताती है कि धरती की स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक नहीं है। अगर बैलेंस टूटता है तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, और यही वजह है कि वैज्ञानिक बार बार कह रहे हैं कि यह सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया की कहानी है। क्योंकि अगर समुद्र की यह दृश्य मशीन एक बार रुक गई तो शायद हम यह समझने में बहुत देर कर चुके होंगे कि असली पावर हमारे हाथ में नहीं थी।